दोस्तों यह पार्ट वहीं से शुरू होता है जहां से हमारा पिछला पार्ट ख़त्म हुआ था। दोस्तों आपने पिछले पार्ट में देखा होगा कि कांग डेचुन सेहुन पर वार करने ही वाला होता है कि अचानक से उसे किसी की आवाज़ आती है, जिसे सुनने के बाद वह थोड़ा सा हैरान हो जाता है और पीछे मुड़कर देखने लग जाता है। फिर इसके बाद हमें हानुल को दिखाया जाता है जो एक गली से भाग रहा होता है और कहने लग जाता है कि मुझे वह आवाज़ उस तरफ से आई थी, मुझे वहीं पर जाकर देखना चाहिए। और हम देखते हैं कि वह बड़ी तेज़ी के साथ उस गली की ओर भागता है, लेकिन हम देखते हैं कि वहाँ पर कोई भी नहीं होता, जिसे देखने के बाद हानुल हैरान हो जाता है और कहने लग जाता है कि धत तेरी की, मैं उन्हें ढूंढ क्यों नहीं पा रहा हूँ। फिर इसके बाद हानुल को अचानक से किसी और की आवाज़ आती है और यह सुनने के बाद वे एक और रास्ते की तरफ बड़ी तेज़ी के साथ भागकर जाने लग जाता है। और हम देखते हैं कि जैसे वह गली की तरफ देखता है वह कहने लग जाता है कि वह लोग वहीं पर मौजूद है। और हम देखते हैं कि जैसे हानुल उनके पास पहुंचता है वह कुछ देखकर बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाता है और कहने लग जाता है कि तुम यहाँ पर। और हम देखते हैं कि वहाँ पर और कोई नहीं बल्कि ताइसिक होता है और उसके पास सेहुन बेहोश पड़ी हुई होती है, जिसे देखने के बाद हानुल थोड़ा सा हैरान हो जाता है और ताइसिक कहने लग जाता है कि थैंक गॉड, अगर मैं ये पुलिस की सीटी जल्दी ही नहीं बजाता तो कांग डेचुन सेहुन के साथ बहुत ही ज़्यादा बुरा कर सकता था। अच्छा हुआ मैं इसे अपने पास लेकर आ गया। जिस बात को सुनने के बाद हानुल कहने लग जाता है कि सेहुन का क्या सेहुन ठीक है, कहीं इसे चोट तो नहीं लगी। जिस बात को सुनने के बाद ताइसिक कहने लग जाता है कि नहीं, इसे बिल्कुल भी चोट नहीं लगी और इसकी सांसें अभी भी चल रही है, तुम्हें ज़्यादा चिंता करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। मैंने 911 को कॉल कर दिया है, वह लोग जल्दी यहाँ पर पहुँच जाएंगे। और हम देखते हैं कि इस बात को सुनने के बाद हानुल बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और अपना मुक्का ज़मीन पर मारते हुए कहने लग जाता है कि कांग डेचुन, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, तू हरामी कहाँ पर मौजूद है। और वह ताइसिक से कहने लग जाता है कि बताओ कि वह बास्टर कहाँ पर गया है। और हम देखते हैं कि हानुल वहाँ से बड़ी तेज़ी के साथ भाग रहा होता है और कहने लग जाता है कि कांग डेचुन कमीने, तू कहाँ पर है, मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा। लेकिन हम अचानक से देखते हैं कि हानुल को किसी की आवाज़ आती है और वह कहने लग जाता है कि हानुल वहीं पर रुक जाओ। जिस बात सुनने के बाद हानुल वहीं पर रुक जाता है और हम देखते हैं कि यह और कोई नहीं बल्कि गैंगली होता है, जिसे देखने के बाद हानुल बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाता है और कहने लग जाता है कि गैंगली तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। जिसे सुनने के बाद गैंगली कहने लग जाता है कि तुम्हें यह सब कहने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, तुम उसके पास बिल्कुल भी नहीं जाओगे, तुम उसका अकेले मुकाबला नहीं कर सकते और वैसे भी तुम्हारी कंडीशन बहुत ही ज़्यादा ख़राब है, तुम इस हालत में उसे मारने के लिए बिल्कुल भी नहीं जा सकते। जिसे सुनने के बाद हानुल मुस्कुराने लग जाता है और कहने लग जाता है कि नहीं, मुझे माफ़ कर देना, लेकिन मैं उसे मार कर ही रहूँगा, वह हरामी मेरे हाथों से आज बिल्कुल भी नहीं बच सकता। जिसे सुनने के बाद गैंगली कहने लग जाता है कि रुको बेवकूफ़, तुम वहाँ पर बिल्कुल भी नहीं जा सकते। और हम देखते हैं कि हानुल वहाँ से चला जाता है। जिसे देखने के बाद गैंगली ताइसिक से कहने लग जाता है कि वह लोग जल्दी यहाँ पर पहुँच जाएंगे, तुम हानुल के पीछे जाओ, कहीं उसे कुछ हो ना जाए, तुम उसकी मदद करना। जिसे सुनने के बाद ताइसिक बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाता है और कहने लग जाता है कि नहीं, मैं उसकी मदद नहीं, बिल्कुल भी नहीं कर सकता और मुझे नहीं लगता है कि यह पुलिस की सीटी दोबारा से डेचुन के ऊपर काम करेगी, मैं उसकी मदद नहीं कर पाऊँगा। जिस बात को सुनने के बाद गैंगली बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और कहने लग जाता है कि चाहे कुछ भी करो, उसके शरीर को फाड़ डालो, लेकिन तुम्हें उसकी मदद करनी होगी। हमें नहीं पता कि कांग हानुल क्या करने वाला है, इसलिए मैं चाह रहा हूँ कि तुम उसके पीछे जाओ। और हम देखते हैं कि इस बात को सुनने के बाद ताइसिक थोड़ा सा शांत होता है और गैंगली कहने लग जाता है कि हानुल का हमारे लिए ज़िंदा रहना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, तुम्हें उसके पीछे जाना होगा। फिर इसके बाद हमें एक गली का सीन दिखाया जाता है और हम देखते हैं कि वहाँ पर हानुल बड़ी तेज़ी के साथ कांग डेचुन को ढूंढने के लिए जा रहा होता है और हम देखते हैं कि वह चलते चलते एक टनल के पास पहुंच चुका होता है और वह वहां जाकर खड़ा हो जाता है और कहने लग जाता है कि वह ज़रूर से इस टनल के अंदर गया होगा, मुझे लगता है कि यह शहर से बाहर निकलने का सबसे छोटा और सबसे तेज़ रास्ता है, मुझे यहीं से जाना चाहिए। और हम देखते हैं कि हानुल बड़ी तेज़ी के साथ उस सुरंग के अंदर घुस जाता है और कांग डेचुन को ढूंढने के लिए जा रहा होता है और अपने मन में कहने लग जाता है कि ताइसिक ने वहाँ पर पुलिस की सीटी बजाई थी, जिससे डरकर वह जरूर से इसी टनल के अंदर से गया होगा। मैं देर बिल्कुल भी नहीं कर सकता, मुझे जल्द से जल्द कांग डेचुन को पकड़ना होगा, मैं आज उस बास्टर को बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाला। और हम देखते हैं कि हानुल को वहाँ से किसी की आवाज़ आने लग जाती है, जिसे सुनने के बाद वह थोड़ा सा हैरान हो जाता है और अपने मन में कहने लग जाता है कि वहाँ से किसी के चलने की आवाज़ आ रही है। और हम देखते हैं कि जैसे ही वह आगे की ओर देखता है वह थोड़ा सा हैरान हो जाता है और हम देखते हैं कि सामने की तरफ कोई इंसान होता है, जिसे देखने के बाद
हानुल बड़ी तेजी के साथ भागने लग जाता है और कहने लग जाता है कि आखिरकार मैंने इसे ढूंढ लिया। कांग डेचुन बास्टर्ड, आज तू मेरे हाथों से बिल्कुल भी नहीं बचेगा। और हम देखते हैं कि वह उसे पकड़ते हुए कहने लग जाता है कि कांग डेचुन आज तू मरने वाला है। और हम देखते हैं कि जैसे ही वह उसके कंधे पर हाथ रखता है हानुल बहुत ही ज़्यादा चौंक जाता है। और हम देखते हैं कि ये कांग डेचुन नहीं बल्कि कोई और होता है। और वह उससे कहने लग जाता है कि यह बच्चे तुम कौन हो, जिसे सुनने के बाद हानुल थोड़ा सा हैरान हो जाता है और कहने लग जाता है कि मुझे माफ़ कर देना, मैंने आपको कोई और इंसान समझ लिया। जिसे सुनने के बाद वह आदमी कहने लग जाता है कि तुम बहुत ही ज़्यादा अजीब हो। और यह कहने के बाद वह आदमी वहाँ से बड़ी तेज़ी के साथ भाग जाता है। और हानुल गुस्सा करते हुए कहने लग जाता है कि धत तेरी की, मैंने यहाँ आने में बहुत ही ज़्यादा देर कर दी। लेकिन हम अचानक से देखते हैं कि हानुल को किसी की आवाज़ आती है, जिसे सुनने के बाद वह काफ़ी ज़्यादा डर जाता है। और हम देखते हैं कि उसके पीछे कांग डेचुन आ चुका होता है, जो उससे कहने लग जाता है कि आखिरकार हानुल तुम यहाँ पर पहुँच ही गए। और हम देखते हैं कि इस बात को सुनने के बाद हानुल अपने मन में कहने लग जाता है कि आखिरकार कांग डेचुन बास्टर्ड मेरे सामने आ गया, लेकिन मैं अपनी बॉडी को हिला क्यों नहीं पा रहा हूँ, क्या मैं इससे डर गया। और हम देखते हैं कि कांग डेचुन हानुल को मारते हुए कहने लग जाता है कि हम दोनों इतने दिनों के बाद मिले हैं, लेकिन इसके बावजूद भी तुमने मुझे झुककर सलाम नहीं किया। लगता है कि तुम्हें मुझसे डर के बिल्कुल भी नहीं लगता, तुम्हें तो मुझे सबक सिखाना ही होगा। और हम देखते हैं कि वह हानुल को लगातार मारे ही जा रहा होता है। और वह उससे कहने लग जाता है कि उस दिन जो मैंने तुम्हारी दोस्त के साथ किया, उसे देखने के बाद तो तुम्हें सबक मिल जाना चाहिए और मुझे माफ़ कर देना। उस दिन तो तुम बेहोशी हो गए थे, तुमने उस नज़ारे को बिल्कुल भी नहीं देखा। वह काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार था जब सेहुन तुम्हें पुकार रही थी, लेकिन तुम बेहोश थे। तुम दोस्त होने के बावजूद भी सेहुन को बचा नहीं पाए। और हम देखते हैं कि इस बात को सुनने के बाद हानुल बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाता है। और कांग डेचुन उससे कहने लग जाता है कि उस दिन जैसे मैंने सेहुन के चेहरे की हालत कर दी थी, उसी तरह मैं तुम्हारे चेहरे की भी वही हालत कर दूंगा, तुम बस देखते जाओ। और हम देखते हैं कि वह हानुल के ऊपर वार कर देता है, लेकिन हम अचानक से देखते हैं कि हानुल उसके हाथ को वहीं पर पकड़ लेता है, जिसे देखने के बाद कांग डेचुन बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाता है। और हम देखते हैं कि हानुल हंसते हुए कांग डेचुन से कहने लग जाता है कि कहीं उसी तरह तुम्हारे चेहरे की भी हालत ख़राब ना हो जाए। और हम देखते हैं कि इस बात को सुनने के बाद कांग डेचुन ज़ोर ज़ोर से हंसने लग जाता और कहने लग जाता है कि ज़रा देखो, तुम जैसे छोटे कीड़े मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। और हम देखते हैं कि जैसे ही वह अपनी बात को ख़त्म करता, उससे पहले हानुल उसके चेहरे के ऊपर एक ज़ोरदार मुक्का दे मारता है। और हम देखते हैं कि यह मुक्का इतना ज़्यादा ज़ोरदार होता है कि उसके मुंह से भी ब्लड निकलने लग जाता है। और हम देखते हैं कि वह ज़मीन पर गिर रहा होता है, लेकिन हम अचानक से देखते हैं कि हानुल वहाँ पर उछलता है और कांग डेचुन के ऊपर एक और मुक्का चलाने के लिए तैयार हो जाता है और कहने लग जाता है कि बास्टर कमीने, मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा। और हम देखते हैं कि वह कांग डेचुन के ऊपर एक और मुक्का चला देता है। और हम देखते हैं कि यह मुक्का काफ़ी ज़्यादा ज़ोरदार होता है और इसकी वजह से कांग डेचुन की हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो जाती है। और हानुल कहने लग जाता है कि अभी तक मेरा ख़त्म नहीं हुआ बास्टर्ड, मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा। और हम देखते हैं कि हानुल लगातार कांग डेचुन के ऊपर अपने मुक्के पर मुक्के मारे ही जा रहा होता है और उसकी बहुत ही ज़्यादा हालत ख़राब कर देता है। और हम देखते हैं कि इसकी वजह से हानुल ज़ोर ज़ोर से हाँफ रहा होता है और कहने लग जाता है कि मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा बास्टर्ड, ये अभी तक ख़त्म नहीं हुआ। और हम देखते हैं कि वह एक और मुक्का मारने ही वाला होता है कि अचानक से हम देखते हैं कि कांग डेचुन हानुल के मुक्के को अपने हाथ की मदद से रोक लेता है, जिसे देखने के बाद हानुल हैरान हो जाता है और कांग डेचुन हंसते हुए कहने लग जाता है कि यह क्या हुआ, तुम्हारी तो सांसें अभी से ही चलना स्टार्ट हो गई। और हम देखते हैं कि वह हानुल के ऊपर लात मारते हुए कहने लग जाता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझ पर मुक्का मारने की, लगता है कि तुम्हारे अंदर से मेरा डर पूरी तरीके से ख़त्म हो चुका है। और हम देखते हैं कि वह उसके पेट के ऊपर एक ज़ोरदार लात दे मारता है और इसकी वजह से हानुल हवा में उछल जाता है और हम देखते हैं कि उसकी हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो जाती है। लेकिन हम अचानक से देखते हैं कि कांग डेचुन हानुल के एक हाथ को पकड़ता है और उसे दोबारा से ज़मीन पर पटक देता है और इसकी वजह से हानुल को बहुत ही ज़्यादा दर्द हो रहा होता है। लेकिन हम अचानक से देखते हैं कि कांग डेचुन उस पर मुक्का मारते हुए कहने लग जाता है कि तुम्हारी इन्हीं बेवकूफ़ियों की वजह से मुझे तुम पर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है। और हम देखते हैं कि वह उसके ऊपर मुक्का मारने ही वाला होता है कि
हानुल अपनी लात को उठा देता है, जिसे देखने के बाद कांग डेचुन थोड़ा सा हैरान होता है और हानुल उसके ऊपर हमला करते हुए कहने लग जाता है कि भाड़ में जाओ। और हम देखते हैं कि वह उसके मुंह पर एक जोरदार लात दे मारता है, लेकिन हम अचानक से देखते हैं कि कांग डेचुन इसके बावजूद भी हंस रहा होता है, जिसे देखने के बाद हानुल बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाता है। और हम देखते हैं कि कांग डेचुन उसके ऊपर हमला करते हुए कहने लग जाता है कि अब तुम मरोगे बेवकूफ़। और हम देखते हैं कि वह उसे दीवार के ऊपर फेंक देता है और हम देखते हैं कि कांग डेचुन वहीं पर खड़ा हो जाता है, जिसे देखने के बाद हानुल बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाता है और कहने लग जाता है कि आखिरकार ये इतनी जल्दी खड़ा कैसे हो सकता है और मेरी बॉडी में इतना ज़्यादा दर्द क्यों हो रहा है। और हम देखते हैं कि दूसरी तरफ कांग डेचुन हंसते हुए कहने लग जाता है कि लगता है कि तुम्हारी बॉडी में बहुत ही ज़्यादा दर्द हो रहा है, क्योंकि जो मैंने वार किया था वह काफ़ी ज़्यादा ख़तरनाक था। और ज़रा अपने पीछे देखो, तुम्हारे पीछे एक नुकीले कांटों की लकड़ी लगी हुई है। और हम देखते हैं कि हालो अपने पीछे वह लकड़ी देखने के बाद काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है और हम देखते हैं कि उसे काफ़ी ज़्यादा दर्द हो रहा होता है और वह उस लकड़ी को छुड़ाने की कोशिश करने लग जाता है। और हम देखते हैं कि वह उस कील से बनी हुई लकड़ी को छुड़ा देता है और उसे दूर फेंक देता है, लेकिन हम देखते हैं कि हानुल की हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो चुकी होती है और वह अब उठ भी नहीं पा रहा होता है, जिसे देखने के बाद कांग डेचुन हंसने लग जाता है। और हम देखते हैं कि वह उसी सामने पड़ी लकड़ी को दोबारा से उठा देता है और वह उससे कहने लग जाता है कि क्या तुम्हें पता है कि तुम जैसे कमज़ोर लड़के मेरे पाँवों को चूम कर ही जिंदा रह सकते हो। मेरा मतलब है कि तुम्हें भी मेरे सामने सब कुछ रखना होगा, लेकिन अब बहुत ही ज़्यादा देर हो चुकी है, मैंने अपना फैसला कर दिया है। और हम देखते हैं कि वह हानुल के ऊपर उस लकड़ी को मार देता है, लेकिन हम अचानक से देखते हैं कि कांग डेचुन के पीछे कोई आ चुका होता है, जिसे देखने के बाद कांग डेचुन बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाता है और हम देखते हैं कि यह ताइसेक होता है और ताइसेक कांग डेचुन के ऊपर झपट्टा मार देता है और उसके कान को खाने लग जाता है और इसकी वजह से कांग डेचुन को बहुत ही ज़्यादा दर्द हो रहा होता है और वह ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लग जाता है। लेकिन हम अचानक से देखते हैं कि कांग डेचुन ताइसेक के सर को पकड़ता है और उसे ज़मीन पर दे मारता है और उसे कहने लग जाता है कि तुम जैसे फकिंग बास्टर्ड हमेशा मुझे काटते ही क्यों रहते हो, तुम्हारी वजह से मुझे बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। चलो तो फिर ठीक है, मैं ये निश्चित करूँगा कि तुम दोनों मेरे हाथों से जिंदा ही ना बचो। और हम देखते हैं कि अचानक से ताइसेक खड़ा हो जाता है और कहने लग जाता है कि तुम्हें ज़्यादा हंसने की ज़रूरत नहीं है बेवकूफ़। जिसे सुनने के बाद कांग डेचुन हैरान हो जाता है और कहने लग जाता है कि ये क्या हुआ, क्या तुम पागल हो चुके हो ताइसेक। जिसे सुनने के बाद ताइसेक हंसने लग जाता है और कहने लग जाता है कि क्या तुम्हारा ख़त्म हो गया बास्टर्ड। जिस बात को सुनने के बाद कांग डेचुन हंसने लग जाता है और कहने लग जाता है कि लगता है कि तुम्हें ज़्यादा परेशान करने की वजह से तुम्हारा दिमाग पूरी तरीके से ख़राब हो चुका है, लगता है कि अब तुम्हें दोबारा से मज़ा चखाना होगा और तुम्हारे दिमाग को दोबारा से सेट करना होगा। और हम देखते हैं कि वह ताइसेक के ऊपर अपना एक मुक्का चला देता है, लेकिन हम अचानक से देखते हैं कि कांग डेचुन वहीं पर रुक जाता है, जिसे देखने के बाद ताइसेक हंसने लग जाता है और कहने लग जाता है कि बेवकूफ़ बास्टर्ड तुम रुक क्यों गए। और हम देखते हैं कि ताइसेक के पीछे नंबर 3 और उसके गुंडे आ चुके होते हैं, जिसे देखने के बाद कांग डेचुन बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाता है। और हम देखते हैं कि नंबर 3 कांग डेचुन के ऊपर गुस्सा करते हुए कहने लग जाता है कि यह क्या है बेवकूफ़, क्या तुम हमारे पैसों को ख़त्म करना चाहता है। और इस बात को सुनने के बाद कांग डेचुन थोड़ा सा डर जाता है और कहने लग जाता है कि चलो फिर ठीक है, आज तो तुम्हारे पास बैकअप है, लेकिन हम कल दोबारा से ज़रूर मिलेंगे, तब मैं तुम्हें बताऊंगा। और हम देखते हैं कि कांग डेचुन वहाँ से भाग जाता है और हानुल उसे रोकने की कोशिश कर रहा होता है। फिर इसके बाद हमें हॉस्पिटल के सीन को दिखाया जाता है और हम देखते हैं कि वहाँ पर हानुल और वह ताइसेक मौजूद होते हैं और ताइसेक हानुल से कहने लग जाता है कि हानुल क्या तुम ठीक हो, क्या तुम ये नहीं जानना चाहोगे कि सेहुन कहाँ पर मौजूद है, वह अभी भी हॉस्पिटल के अंदर मौजूद है। और इस बात को सुनने के बाद हानुल कहने लग जाता है कि नहीं, मैं उसके सामने जाने का हकदार बिल्कुल भी नहीं हूँ, ये सारी गलती मेरी है, अगर मैं उसका सच्चा दोस्त होता तो उस दिन वह सब बिल्कुल भी नहीं होता, जब उसे मेरी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी तो तब मैं उसके सामने बेहोश हो गया, ये सारी मेरी गलती है। लेकिन अभी तक कुछ भी नहीं बदला, सब वैसा का वैसा ही है, मैं कांग डेचुन को दोबारा से नहीं पकड़ पाया, सब मेरी गलती है। और हम देखते हैं कि इस बात को सुनने के बाद ताइसेक कहने लग जाता है कि मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया था कि उस दिन जब तुम बेहोश हो गए थे
मैंने सेहुन को बचा लिया था। और हम देखते हैं कि इस बात को सुनने के बाद हानुल कहने लग जाता है कि हाँ, तुमने उसके बारे में मुझे पहले ही बता दिया था। उस दिन क्या हुआ था, क्या तुम मुझे बताओगे? और ताइसिक बताते हुए कहने लग जाता है कि हानुल, तुम पहले से ही जानते हो कि वह लोग पहले तो शुरू में उन लोगों की वीडियो बनाते हैं, फिर उन्हें ब्लैकमेल करते हैं और ये सब वह अपने मज़े के लिए करते हैं। उस दिन जब तुम बेहोश हो गए थे, उन लोगों ने सेहुन को बहुत ही ज़्यादा मारा था, उसकी बहुत ही ज़्यादा बुरी हालत कर दी थी। लेकिन इसके बावजूद भी वह सेटिस्फाई नहीं हुए थे। वह उसकी वीडियो बनाना चाहते थे ताकि उसे ब्लैकमेल कर उसे बार बार मज़े ले सके। वह यह सब करना चाहते थे, लेकिन मैं वहाँ पर मौजूद था और शुक्र है कि मैंने पहले ही पुलिस को वहाँ पर कॉल कर दिया था, जिसकी वजह से वहाँ पर पुलिस जल्दी ही पहुँच गई और वह लोग डर की वजह से वहाँ से भाग गए। और यह कहने के बाद ताइसिक थोड़ा सा शांत होता है और कहने लग जाता है कि मुझे माफ़ कर देना, लेकिन मैं तुम्हें इसके बारे में पहले से ही बताना चाहता था। लेकिन मैं कांग डेचुन से बहुत ही ज़्यादा डरता था। मैं डरता था कि अगर मेरा नाम आ गया तो वह मुझे बिल्कुल भी नहीं छोड़ेगा, क्योंकि इसमें मेरा सारा हाथ था। और वह कहने लग जाता है कि जब मैंने उस दिन पुलिस को कॉल किया था तो मैंने उन लोगों को अपना नाम बिल्कुल भी नहीं बताया था। मैंने बस उन लोगों से ये कहा था कि यहाँ पर किसी को चोट लगी है, वह जल्दी यहाँ पर पहुँच जाए। मैंने ये सब डरने की वजह से किया था। जिस बात सुनने के बाद हाल थोड़ा सा गुस्सा करने लग जाता है, जिसे देखने के बाद ताइसिक डर जाता है और कहने लग जाता है कि मैंने पहले ही कहा था ना, तुम मुझ पर गुस्सा करोगे। यह सब मैंने सेहुन की जान बचाने के लिए किया था। और हम देखते हैं कि अचानक से हानुल रोते हुए कहने लग जाता है कि तुम्हारा शुक्रिया, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। मैं जानता हूँ कि यह तुम्हारे लिए काफ़ी नहीं है, लेकिन तुम्हारा शुक्रिया। जिसे सुनने के बाद ताइसिक थोड़ा सा हैरान हो जाता है और कहने लग जाता है कि तुम्हें यह सब कहने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। दरअसल मैं गेंगली को चेक करने के लिए जा रहा था, लेकिन एक बहुत बड़ी गड़बड़ हो चुकी है। सेहुन की जान बचाने के चक्कर में अब वह टूर्नामेंट में बिल्कुल भी पार्टिसिपेट नहीं कर पाएगा। जिसे सुनने के बाद हाल थोड़ा सा हैरान हो जाता है और कहने लग जाता है कि गेंगली वहाँ पर क्या कर रहा था। जिसे सुनने के बाद ताइसिक कहने लग जाता है कि वैसे तो मुझे इसके बारे में कुछ भी नहीं पता, लेकिन मैं इतना जानता हूँ कि वह कई दिनों से सेहुन का पीछा कर रहा था ताकि वह उसे अपना दोस्त बना सके। मुझे लगता है कि वह उसे अपनी अमीरी दिखाना चाहता है। जिसे सुनने के बाद हाल थोड़ा सा हैरान हो जाता है और कहने लग जाता है कि तुम्हारे कहने का क्या मतलब है। जिसे सुनने के बाद ताइसिक कहने लग जाता है कि तुम्हें इसके बारे में सोचने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। मुझे लगता है कि गेंगली के पास अभी तक कोई भी मिलने के लिए नहीं आया है, मुझे उसे देखने के लिए जाना होगा। अच्छा तो मैं चलता हूँ, तुम अपना ध्यान रखना। जिसे सुनने के बाद हानुल उसे रोकते हुए कहने लग जाता है कि रुको ज़रा, मेरा इंतज़ार करो, मैं भी आ रहा हूँ। और हम देखते हैं कि हानुल उसके पीछे पीछे आ चुका होता है और ताइसिक कहने लग जाता है कि क्या हम गेंगली से मिल सकते हैं। जिसे सुनने के बाद वह काउंटर लेडी कहने लग जाती है कि हाँ सर, आप उससे मिल सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको अपना नाम और नंबर यहाँ पर लिखना होगा। और हम देखते हैं कि ताइसिक अपना नाम लिखने लग जाता है और कहने लग जाता है कि लगता है कि हम उसके पहले दोस्त हैं जो उससे मिलने के लिए जा रहे हैं। और हानुल जाते हुए कहने लग जाता है कि मैं उससे पहले मिलना चाहूँगा। और हम देखते हैं कि ताइसिक की बात सुनने के बाद वह काउंटर लेडी कहने लग जाती है कि सर, आपके कहने का क्या मतलब है? कोई ऐसा भी इंसान है जो उसका रात भर देखभाल कर रहा था। जिसे सुनने के बाद ताइसिक हैरान हो जाता है। और हम देखते हैं कि जैसे हानुल उस कमरे के अंदर जाता है, वह किसी को देखने के बाद बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाता है। और हम देखते हैं कि वहाँ पर सेहुन होती है, जिसे देखने के बाद हानुल थोड़ा सा हैरान हो जाता है। और हम देखते हैं कि वह दोबारा से भागते हुए उस कमरे को बंद कर देता है। जिसे देखने के बाद ताइसिक बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाता है और कहने लग जाता है कि तुम इतनी जल्दी बाहर क्यों आ गए? क्या वहाँ कुछ गड़बड़ है? कहीं तुमने कुछ देखा तो नहीं है? और हम देखते हैं कि हानुल उसकी बातों का कोई भी जवाब नहीं देता। जिसे देखने के बाद ताइसिक अपने मन में कहने लग जाता है कि आखिर क्या क्या हुआ। और हम देखते हैं कि हानुल बहुत ही ज़्यादा उदास होता है और अपने मन में कहने लग जाता है कि जब तक उस बास्टर को मैं सबक नहीं सिखा देता तब तक मैं तुमसे माफ़ी नहीं मांग सकता। मैं उसे मार कर ही रहूँगा, चाहे कुछ भी हो जाए। और हम देखते हैं कि अचानक से वहाँ पर लिहारू आ जाती है और वह सामने हानुल को देखने के बाद बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाती है और कहने लग जाती है कि हानुल यहाँ पर क्या कर रहा है। और हानुल अपने मन में कहने लग जाता है कि मैं उस बास्टर कमीने को बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाला। और वह सेहुन से कहने लग जाता है कि मैं दोबारा से वापस आऊँगा, मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं कांग डेचुन को मार कर ही रहूँगा। और हम देखते हैं कि सेहुन उसकी बातों को सुनकर बिल्कुल चुप होती है और कोई भी जवाब नहीं देती। और हानुल चिल्लाते हुए कहने लग जाता है कि मैं तुमसे वादा करता हूँ कि कांग डेचुन को मारने के बाद मैं तुम्हारे पास ज़रूर वापस आऊँगा और तुमसे माफ़ी मांगूंगा। जिसे सुनने के बाद ताइसिक हैरान हो जाता है और कहने लग जाता है कि तुम्हें कांग डेचुन के पास जाने की कोई भी ज़रूरत नहीं
नहीं है क्योंकि तुम्हारी हालत अभी भी बहुत ही ज़्यादा ख़राब है और मुझे लगता है कि सेहुन भी यही नहीं चाहती कि तुम उसके पास जाओ। और हम देखते हैं कि अंदर से सेहुन की आवाज़ आती है कि ऐसा नहीं है, मैं चाहती हूँ कि तुम उसके पास जाओ और उसे मारो। और इस बात को सुनने के बाद हानुल बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाता है और सेहुन कहने लग जाती है कि उसे मारने के बाद मैं तुम्हारी माफ़ी को ज़रूर से एक्सेप्ट कर लूँगी। जिसे सुनने के बाद ताइसिक और लिहारू बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाते हैं और हम देखते हैं कि हानुल इस बात को सुनने के बाद बहुत ही ज़्यादा मुस्कुराने लग जाता है और वहाँ से भाग जाता है। और हम देखते हैं कि हानुल के वहाँ से जाने के बाद सेहुन बिल्कुल उदास हो जाती है और हम देखते हैं कि उस कमरे के अंदर गेंगली बिल्कुल बेहोश पड़ा हुआ होता है। लेकिन हम अचानक से देखते हैं कि वहाँ पर ताइसिक आ जाता है, जिसे देखने के बाद सेहुन थोड़ी सी हैरान हो जाती है और ताइसिक कहने लग जाता है कि सेहुन तुमने ऐसा क्यों किया, तुमने हानुल के साथ ऐसा क्यों किया। जिसे सुनने के बाद सेहुन उस बात का कोई भी जवाब नहीं देती और हम देखते हैं कि अचानक से वहाँ पर किसी की आवाज़ आती है और वह कहने लग जाते हैं कि तुम्हारे दिमाग में आखिरकार चल क्या रहा है। और हम देखते हैं कि यह लिहारू होती है जो कहने लग जाती है कि मुझे माफ़ कर देना, मैं जानती हूँ कि मैं तुम्हारे क्लोज बिल्कुल भी नहीं हूँ और तुम्हारे बीच में बोलने का मुझे कोई भी हक नहीं है, लेकिन मैं जानती हूँ कि यह बात मेरे लिए उतनी ही ज़रूरी है जितनी तुम्हारे लिए। जिसे सुनने के बाद सेहुन थोड़ी सी शांत हो जाती है। जिसे देखने के बाद ताइसिक हैरान हो जाता है और कहने लग जाता है कि आखिरकार तुम लोग किस चीज़ के बारे में बातें कर रहे हो। और लिहारू कहने लग जाती है कि जहाँ तक मैं हानुल को जानती हूँ वह बिल्कुल मेरी तरह है और उसे लोगों के साथ घुलने मिलने में बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, लेकिन तुम एक ऐसी इंसान हो जो उसकी बेस्ट फ्रेंड है और उसका हमेशा साथ देती है। मैंने जब उसके फ़ोन को देखा तो उसके फ़ोन में एक भी मैसेजर नहीं था, मुझे लगता है कि वह किसी से बात भी नहीं करता। जिसे सुनने के बाद ताइसिक हैरान हो जाता है और कहने लग जाता है कि इस बात का क्या मतलब है कि उसके फ़ोन में कोई भी ऐप नहीं है, क्या वह अपने फाइट सर्कल के लोगों के अलावा किसी को भी नहीं जानता। जिसे सुनने के बाद लिहारू कहने लग जाती है कि क्या तुम इसके बारे में जवाब देना चाहोगी, मैं जानती हूँ कि वह तुम्हारा बहुत ही ज़्यादा क्लोज दोस्त है और वह तुमसे बहुत ही ज़्यादा अच्छी तरीके से बातें कर सकता था, क्या तुम उसके बारे में हमें कुछ बताना चाहोगी। जिसे सुनने के बाद सेहुन कहने लग जाती है कि हानुल मुझसे हमेशा एक ही बात कहता रहता था कि उसने अपनी माँ को मार डाला। जिसे सुनने के बाद ताइसिक बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाता है और कहने लग जाता है कि तुम्हारे कहने क्या का मतलब है। और सेहुन बताने लग जाते हैं कि उस दिन जो कुछ भी हुआ उसका जिम्मेदार हानुल अपने आप को समझता है, उसे लगता है कि यह सारी की सारी गलती उसकी है, वह सेहुन को बचा नहीं पाया, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जिसे सुनने के बाद लिहारू कहने लग जाती है कि इसी फीलिंग से बचाने के लिए तुमने उसे कांग डेचुन को मारने के लिए कहा, मैंने सही कहा ना। जिसे सुनने के बाद सेहुन हाँ कहती है, लेकिन हम अचानक से देखते हैं कि उनके पीछे से किसी की आवाज़ आती है और कहने लग जाते हैं कि तुम बेवकूफ़, और हम देखते हैं कि यह गेंगली होता है। जिसे देखने के बाद ताइसिक कहने लग जाता है कि गेंगली क्या तुम ठीक हो। जिसे सुनने के बाद गेंगली कहने लग जाता है कि आखिरकार तुम उस टाइम बॉम्ब को बाहर कैसे भेज सकते हो। जिसे सुनने के बाद ताइसिक और लिहारू बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाते हैं। और दोस्तों इसी के साथ ही हमारा यह चैप्टर भी ख़त्म हो जाता है। दोस्तों आपको यह चैप्टर कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल अपने हो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलता है अगली वीडियो में, धन्यवाद।